नमस्कार। आज हम ब्रिक्स समूह पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास स्रोत है ब्रिक्स एक विश्व शक्ति की ओर, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये समूह आखिर है क्या, क्यों ये इतना जरूरी हो गया है और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। जी। तो शुरुआत करें तो ये मूल रूप से 5 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हाँ। इनका एक मंच है और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मौजूदा वैश्विक व्यवस्था है ना, उसके सामने एक विकल्प रखा जाए। बिल्कुल। इसकी कहानी 2001 में शुरू हुई थी, गोल्डमैन सैक्स के जिम ओनील के ब्रिक विचार से। हाँ, वो काफी चर्चित हुआ था। फिर 2009 में पहली शिखर बैठक हुई और 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी आ गया इसमें। जी, तब ये ब्रिक्स बना। हाँ, तब ये ब्रिक्स बन गया। और देखिए, इनके लक्ष्य काफी स्पष्ट हैं, जैसा स्रोत में भी बताया गया है। एक तो विकसित देशों का जो पारंपरिक दबदबा है उसको चुनौती देना, दूसरा अपने सदस्य देशों के बीच विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, और तीसरा जो वैश्विक संस्थाएं हैं जैसे यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उनमें सुधार की बात करना, मतलब ज्यादा बराबरी का प्रतिनिधित्व मांगना। अच्छा, तो ये सिर्फ एक आर्थिक गुट नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक तरह से वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिश है। और हर देश अपनी एक खास भूमिका निभा रहा है इसमें। जैसे ब्राजील, वो लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कृषि में बहुत आगे है। सही। रूस है, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन, तेल, गैस और जाहिर है सैन्य शक्ति है। हाँ, वो तो है ही। भारत को देखें तो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक, आईटी हब भी है। जी। चीन, वो तो खैर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र है। और दक्षिण अफ्रीका, वो पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लिए एक गेटवे जैसा है और खनिज निर्यातक भी। हाँ, हर किसी का अपना एक अहम योगदान है, और इन देशों ने मिलकर कुछ महत्वपूर्ण पहले भी की हैं। जैसे सबसे प्रमुख है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी एनडीबी। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें हर सदस्य देश का वोटिंग पावर बराबर है। अच्छा, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जैसा नहीं है मतलब? बिल्कुल नहीं। वहां तो वोटिंग पावर आपके आर्थिक योगदान पर निर्भर करता है। एनडीबी का ये मॉडल, ये अपने आप में एक बयान है। ये तो बड़ा अंतर है। जी। और दूसरा है कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, यानी सीआरए। ये वित्तीय संकटों से निपटने के लिए है। कितना बड़ा है ये? करीब $100 बिलियन का एक कोष है ये, एक तरह का सेफ्टी नेट सदस्य देशों के लिए। तो ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि ठोस कदम भी उठा रहे हैं। हाँ, जमीनी स्तर पर विकल्प बनाने की कोशिश। और वैश्विक पटल पर इनका वजन कितना है? स्रोत कुछ बताता है? हाँ, स्रोत के मुताबिक ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग 32 से 33% जीडीपी पीपीपी आधार पर संभालते हैं। 32-33%? जी, खरीद शक्ति समता के आधार पर। और दुनिया की लगभग 40% आबादी भी इन्हीं देशों में रहती है। बाप रे, 40%? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, तो ये आंकड़े ही दिखाते हैं कि ये समूह पश्चिमी गठबंधनों जैसे G7 या नेटो के सामने एक भू राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राह आसान तो नहीं होगी, चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल हैं। स्रोत चुनौतियों को भी साफ तौर पर बताता है। देखिए, सदस्य देशों के बीच अपने ही मतभेद हैं। जैसे? सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत चीन सीमा विवाद है। ये एक बड़ी जटिलता है। हाँ, ये तो है। फिर रूस पर जो पश्चिमी प्रतिबंध लगे हैं, उसका असर भी कहीं ना कहीं समूह पर पड़ता है। और वो एनडीबी जैसी पहलें, क्या वो तेजी से काम कर रही हैं? उनका कार्यान्वयन थोड़ा धीमा रहा है, उम्मीद से कम। ये भी एक चुनौती है। और शायद सबसे बुनियादी चुनौती ये है कि इतनी अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं, कहीं लोकतंत्र हैं, कहीं ज्यादा सत्तावादी शासन, ये सब एक साथ प्रभावी ढंग से कैसे काम करें। ये वाकई एक पहेली है। पर इन सब के बावजूद समूह ने विस्तार भी तो किया है। जी हाँ, 2023 में 6 नए देशों को न्योता दिया गया। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। अच्छा, इसमें तो कई बड़े तेल उत्पादक देश भी हैं, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। हाँ, बिल्कुल। और इससे एक तो ग्लोबल साउथ यानी विकासशील दुनिया का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। और दूसरा ये कि तेल व्यापार में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। ये दिलचस्प मोड़ है। तो भविष्य में क्या दिशा दिख रही है? क्या डी डॉलराइजेशन वाकई एक बड़ा एजेंडा है? लगता तो यही है। मतलब अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना, ये एक प्रमुख लक्ष्य बनता जा रहा है। कैसे करेंगे ये? सदस्य देश कोशिश कर रहे हैं कि आपसी व्यापार अपनी स्थानीय मुद्राओं में ज्यादा करें
और शायद एक साझा डिजिटल मुद्रा या पेमेंट सिस्टम पर भी विचार हो रहा हो। ये तो बड़ा बदलाव होगा अगर ऐसा हुआ तो। जी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, इन सब क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर है। तो संक्षेप में कहें तो ब्रिक्स अब सिर्फ एक आर्थिक समूह नहीं रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक उभरता हुआ भूराजनैतिक ब्लॉक बन गया है जो वैश्विक शक्ति संतुलन को कह सकते हैं कि नई दिशा दे रहा है। सही कहा, चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन इसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर। हाँ, विकासशील देशों की आवाज बुलंद करने का एक जरिया। बिल्कुल, ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपनी बात रखने और वैश्विक शासन में अपनी जगह बनाने में मदद कर रहा है। और स्रोतों के विश्लेषण से एक अंतिम विचार सोचने के लिए ये है कि क्या ब्रिक्स प्लस का ये जो विस्तार हो रहा है, ये दुनिया को सच में एक अधिक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर ले जा रहा है? मतलब जहां कई सारे शक्ति केंद्र हों। हाँ, या फिर ये बस ऐसा तो नहीं कि पुराने शक्ति गुटों की जगह अब नए गुट बन रहे? दिलचस्प सवाल है, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। जी, इस पर आगे विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इस दिलचस्प चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।